अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम के हमारे साथी अतिथि मुख्य मेरे छोटे भाई, आपके सांसद केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री अजय टम्टा जी, मेरे साथी सहयोगी वर्तमान विधायक इस शहर के मनोज तिवारी जी, हमारे शहर के प्रथम नागरिक मेयर अजय वर्मा जी, पूर्व विधायक ललित परसवाड़ जी, और यहाँ पर उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों से आए हुए तमाम साथियों, मित्रों, सामाजिक कर्मियों जो अपने भविष्य की तलाश में हमारा शिल्पकार समाज कहाँ पहुँचा है, दलित समाज की जो यात्रा 100 वर्ष हुई वो कहाँ पहुँची है। सबसे पहले तो उन तमाम नायकों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आर्य स्वर्गीय हरिप्रसाद टम्टा जी के माध्यम से कि जिन्होंने आज से ठीक 100 साल पहले इसी 24-25 सितंबर की इस डोलीडाला की धरती में, जब न सड़कें थी न कम्युनिकेशन थे, हजारों की तादाद में लोग आए थे। मैं किसी संदर्भ में लखनऊ की आर्काइव में था, शक्ति के पेपरों को जो पढ़ा था तो शक्ति ने भी इसका वर्णन किया था। हजारों लोगों में पटियाला लोग, शिल्पकार जिंदाबाद, हरिप्रसाद टम्टा जिंदाबाद, खुशीराम जी जिंदाबाद। हम भी मानव हैं, अपनी मानवता की इस लड़ाई को लड़ने के लिए आज हम उनको याद कर रहे हैं। वास्तव में हम उनको याद नहीं कर रहे। बहुत प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार इसी धरती में पैदा हुई, भारत की धरती में। ग्रीक में यहाँ मजदूरों के बेटे थे, उनके वंशज गुयाना चले गए। वेस्ट इंडीज का छोटा सा देश है, BS नैपॉल, जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। सन 1967 में वो भारत में आए थे और ठीक वो दिन था 14 अप्रैल का। मुंबई के ताजमहल होटल से उन्होंने एक वर्णन लिखा कि आज पूरा जो मुंबई महानगर है वो जाम हो गया है, चलने को कोई जगह नहीं है, क्योंकि लाखों प्राणी पता नहीं कहाँ थे, किन की दिशाओं से मुंबई में आ गए हैं। पटियाल हैं, पाँव में चप्पल नहीं है। वो अंबेडकर जिंदाबाद अमर रहे नारे लगा रहे हैं। उन्होंने कहा अंबेडकर को आज दुनिया में कहाँ होंगे, किस रूप में होंगे, कोई पता नहीं, क्योंकि मृत्यु के बाद मनुष्य कहाँ चले जाता है कोई नहीं जानता। लेकिन उनके बहाने वो अपना सम्मान कर रहे हैं। और यही आज डोलीडाला के बहाने हरिप्रसाद टम्टा जी, वो तमाम नायक कहाँ किस स्थिति में होंगे, हमारे सम्मान को देख रहेंगे या नहीं होंगे, ये उनका वास्तविक सम्मान नहीं है। हम अपना खुद सम्मान कर रहे हैं, अपनी यात्रा को ढूंढ रहे हैं। काफी लंबा समय हो गया, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन कुछ बात कहना चाहूंगा। हरिप्रसाद जी का जीवन हो, खुशीराम जी का जीवन हो, ये दो ऐतिहासिक पुरुष थे जिन्होंने मिल करके, ये डोलीडाला का अंतिम सम्मेलन था जहां पर ये दोनों महामानव ने ये 21 सूत्री घोषणा पत्र को तैयार किया था। आज इस देश के अंदर जो हम साथ साथ खड़े हैं, दुनिया में साथ साथ चल रहे हैं, समता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हम याद करते हैं डॉक्टर अंबेडकर को, तब हम याद करते हैं डॉक्टर अंबेडकर, हरिप्रसाद टम्टा जी को। मित्रों, सागर बहुत बड़ा लगता, विशाल लगता, जिसका कोई छोर नहीं, कोई अंत नहीं, लेकिन सागर तो नदियों से मिलकर बनता है। जब तक नदियां सागर में नहीं जाएंगी, सागर का कोई अस्तित्व नहीं है। और जब तक नदियों में छोटे छोटे गाड़ गदेरे नहीं जाएंगे, तो नदी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए अगर डॉक्टर अंबेडकर हमारे महासागर थे, तो हरिप्रसाद टम्टा जी
तुलसीराम जी हमारी वो बड़ी नदियां थी जो देश के हर कोने से निकली थी, हिमालय से निकली थी, पश्चिम से निकली थी, पूरब से निकली थी, साउथ से निकली थी, जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को ताकत दी थी। कहा था देश की आजादी की लड़ाई में सबका योगदान है। सब दावा करते हैं कि हम किस किस का प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस दावा करती है कि हम पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, सभी धर्मों सभी जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुस्लिम अपने मुस्लिम समुदाय के उनके दुख दर्दों का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन एक ऐसा समुदाय भी है जो कांग्रेस की, मुस्लिम लीग की, हिंदू महासभा में कहीं नहीं है। वो इस देश के करोड़ों लोग हैं जो मानव भी नहीं है। मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूं क्योंकि मैं वहां से आया, जिस टेलीग्राम का जिक्र भी किया, हिमालय के सुदूर क्षेत्रों से है। ये लड़ाई उनकी लड़ाई थी। ये लड़ाई आगे बढ़ी है। हरि प्रसाद जैसे नायकों ने, तुलसीराम जी के जैसे नायकों ने, कृष्णा टमटा जी, बोता सिंह जी, जयनारायण भारती जी, तुलसीराम जी, बलदेव सिंह, बच्ची राम प्रसाद टमटा, हीरालाल टमटा, लालसा प्रसाद, इनमें से 2 व्यक्तियों को बलदेव सिंह यार जी के दर्शन करने का मौका मिला। बहुत सहल हृदय के थे, उनका आशीर्वाद हमको मिला। और हरि प्रसाद और हीरालाल टमटा जी के साथ मुझे संघर्ष करने का मौका मिला, जिसको उत्तराखंड के लोग कम याद करते हैं। इतिहास के मौके में बहुत सी चीजें आती हैं जो उत्तराखंड के अंदर इस राज्य के निर्माण की योजना बनी थी, आंदोलन बना था। प्रथम दौर में और राज्य का आंदोलन नहीं था। उत्तर प्रदेश में मंडल कमीशन के विरुद्ध, आरक्षण के विरुद्ध एक आंधी थी पूरे देश के अंदर। कुछ लोगों को लग रहा था समाज के शूद्र वर्गों को जो हक मिल रहा है उसके एवज में हमको क्या मिल रहा है। वो आंदोलन पहले वहां से चला, बाद में राज्य आंदोलन के रूप में गया। उस दौर में मुझे भी उत्तराखंड के अपने उन तमाम राज्य आंदोलन के साथ भी थोड़ा सा अलग थलग से होना पड़ा कि आखिर राज्य के इस दौर में, इस नए राज्य में हमारा क्या स्थान होगा। तो मित्रों, समय समय की मांग है। मैं इस पर ना आकर के मैं आदि महेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने एक पुस्तक भी निकाली है, महामानव नायक हरि प्रसाद टमटा जी का। सब लोग इसको पढ़िएगा, लेकिन मैं उसके बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाता। शिक्षा के क्षेत्र में इस देश में सबको शिक्षा का अधिकार मिले, निःशुल्क मिले, अनिवार्य मिले। इस धरती से ये मांग उठी थी और वो तब पूरी हुई जब मैं आप सबके आशीर्वाद से लोकसभा का सदस्य मिला। वो सीन आज भी मुझे याद है। पूरी लोकसभा बड़ी हुई थी, पक्ष और विपक्ष सब खड़े थे, तालियों की ऐसी ऐसी गनगनाहट थी कि आजादी के भारत के संविधान 26 जनवरी 1950 के लागू होने के बरसों बाद 2012-13 में इस देश में अनिवार्य शिक्षा हुई, निःशुल्क शिक्षा हुई। आज उस पर संकट है। 100 वर्ष पूर्व हमने कहा था इस देश पर सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। 100 वर्ष पूर्व हमने कहा था कि सेना में भर्ती का अधिकार समाज के सभी जातियों को मिलना चाहिए। उस समय तो सिर्फ शिल्पकारों को भी नहीं, ब्राह्मण जातियों को भी सेना में भर्ती का अधिकार नहीं था कुमाऊं के अंदर। हमारे इसी शहर के ब्रिगेडियर लक्ष्मी चंद जोशी है, वो उस नाम से नहीं, लक्ष्मण सिंह के नाम से सेना में भर्ती हुए थे। उस महामानव ने तब ये मांग की थी। आज फिर सेना में रोजगार के संकट है। आज कुमाऊं गढ़वाल के वो तमाम रेजिमेंट जिस पर हम गौरव करते थे, आज उनके ऊपर संकट है। आज शिक्षा के मंदिरों को क्लस्टर विद्यालय के नाम पर जो आपने यहाँ पर दिया है, 1488
विद्यालय इस राज्य में क्लस्टर विद्यालय के नाम पर 1488 विद्यालय बंद होने जा रहे हैं। ये सिर्फ उत्तराखंड में नहीं हो रहा है, देश में हो रहा है। 88,000 विद्यालय इन क्लस्टर विद्यालयों के नाम में देश में अभी तक बंद हो चुके हैं। ये याद रखिएगा। एक तरफ हम कह रहे हैं सबको शिक्षा दो, सबको क्या कहते सम्मान दो। गरीब के बेटी अगर 10 किलोमीटर दूर शिक्षा का मंदिर हो जाएगा, उसकी शिक्षा दूर चली जाएगी। ये इस देश का एक्ट कहता है, विधान कहता है, जिसमें हमने सबने तालियां बजाई थी कि शिक्षा अनिवार्य हो, निःशुल्क हो। 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय हो, 3 किलोमीटर के दायरे में जूनियर हाई स्कूल हो, 5 किलोमीटर के दायरे में हाई स्कूल इंटर कॉलेज। आज उन पर संकट हो गया है। और मैंने अपने आप ने कहा, मैं विधायक भी रहा, सांसद भी रहा, राज्यसभा में रहा। जितने नजदीक स्कूल है उतने नजदीक बेटी के स्कूल है, जितने दूर स्कूल है उतने दूर बेटी से शिक्षा वंचित हो रही है, गरीब से संख्या वंचित हो रही है। आज जब हम डोली डांडा को याद करते हैं, ये रिचुअल नहीं होने चाहिए। ये जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी के रिचुअल है कि साल में अपने पितरों का श्राद्ध कर दो और उसके साथ सब कुछ भूल जाओ। आज डोली डांडा में प्रस्तावों को याद करने की जरूरत है, जो शिक्षा के लिए, नौकरियों के लिए हमने मांगे थे। उसी ऐतिहासिक क्रम में पास हुआ कि नगर पालिकाओं को, नगर पंचायत में हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और वही देश में जब संविधान लागू हुआ, हमें लोकसभा में, राज्यसभा में जाने का मौका मिला, विधानसभाओं में, लोकसभा में आरक्षण हुआ। इसी हरिप्रसाद डोली डांडा के प्रस्ताव में ही है कि नगर परिषद, पंचायतों में आरक्षण होना चाहिए। कि जो स्वर्गीय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, तब पंचायत और लोकसभा का आरक्षण हुआ। ये दौर होती जब आप मांग करते हैं तो चीजें एक साथ पूरी नहीं होती है, समय लंबा अंतराल लगता है। इसी प्रस्ताव में मुझे दुख के साथ कहना भी पड़ा, क्योंकि हमने सुबह इस संविधान को पढ़ा, सबने कसमें ली थी कि हम इस संविधान की जो प्रेमबल है इसकी रक्षा करेंगे। ये देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये देश एक डेमोक्रेटिक देश है, ये देश एक कहता है समाजवादी देश है। इस देश में सबको अपने अपने पूजा पाठ, अपने धर्म को मानने का रास्ता है। और आप निकालिए इसी पेज की जो डोली डांडा का प्रस्ताव का 17वां आइटम है। हम डोली डांडा को याद कर रहे हैं, उस सारे घटनाक्रम को याद कर रहे हैं। सबके साथ, सारे समाज के साथ, चाहे सामान्य समाज हो, उन सब के साथ हमको भाईचारे के संबंध रखने पड़े। और इसलिए इस धरती में भी हरि गोविंद जैसे समाज सुधारक हुए, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया। इसे एक प्रस्ताव में भी है कि हम समाज के जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक के लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, उनके साथ भी समव्यवहार रखेंगे। तभी तो शेख आए थे। आज हालत क्या है? आज इस देश में, इस धरती में अपने ही नागरिकों के एक समूह के साथ हम क्या कहते हैं, भेदभाव की ओर बढ़ रहे हैं। तो हरिप्रसाद टमटा जी ने हमको याद दिलाया था, हम मंदिर में मनाते हैं, हमारा अस्तित्व है, हम सबको प्यार करते हैं, सबके साथ भाईचारा है। कोई मंदिर जाए, कोई क्या मस्जिद जाए, कोई चर्च जाए, ये तमाम धार्मिक समूह के साथ शिल्पकार समाज को, दलित समाज को प्रेम के संबंध बनाया। आज उन पर भी संकट है, उनके साथ भी तब तक वो हमारे साथ खड़े थे, आज हमको हमारे साथ खड़े होना होगा। आपने कहा कि उत्तराखंड के अंदर आपके प्रस्ताव में, क्योंकि आपने मुझे भी दिया और मंत्री जी को भी दिया, और मैं जरूर अजय से कहूंगा, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम राजनीति में अलग अलग हैं, लेकिन अस्तित्व इसलिए है, मुझे कोई तमाम मेरी मेरिट के बावजूद भी किसी सामान्य सीट से विचार नहीं करेगा कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ जाऊं।
मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा, मैं इसी विश्वविद्यालय का अध्यक्ष भी रहा हूँ, सामान्य लोगों के भरोसे यहाँ पहुँचा हूँ। आज उत्तराखंड की सरजमीन में ही एक क्षेत्र है जहाँ आपने कहा कि टेक्निकल आधार पर, ये टेक्निकल आधार नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और जब उत्तराखंड के अंदर राज्य आंदोलन चल रहा था, उस समय मैंने कहा भी था कि उत्तराखंड के अंदर हमारे साथी लोग आए हुए दिल्ली के शिल्पकार चित्र मंच से कि जौनसार बाबर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर एरिया के आधार पर आरक्षण को दिया गया है, ट्राइब घोषित किया गया है। यह उत्तराखंड सरकार की बस की बात नहीं है, यह देश की संसद में होना है। और जब उनको ट्राइब घोषित किया गया था तो वहां जो दलित वर्ग के, शिल्पकार वर्ग के लोग साथ थे, वो भी ट्राइब में शामिल हो गए। आज वहां पर अनटचेबिलिटी होती है। अभी 3 महीने पहले एक शिक्षक ने एक नाबालिग बच्ची के साथ, अपने साथ बच्ची जो उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी, वो अध्यापक था, दुष्कर्म किया, लेकिन उसकी गिरफ्तार तो हुआ। ऐसी एक्ट नहीं लगा, इसको डिनोटिफाई करना है। ये उत्तराखंड के साथियों जो शिल्पकार समाज और दलित समाज की लड़ाई लड़ना चाहते हो, ये आपके कंधे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, इस देश की पार्लियामेंट की एक कमेटी का ये रिपोर्ट है। लोकसभा में जब इनको एससी का ट्राइब मिला, देश के अंदर विरोध भी हुआ बहुत से इशू में, फिर एक नई सेलेक्ट कमेटी बनी। उस सेलेक्ट कमेटी ने सिफारिश की देश के संसद से, प्रधानमंत्री से कि एसटी को, जौनसार बाबर को डिनोटिफाई किया जाए। आज इसके लिए आपको साफ कहना होगा। अगली लड़ाई आपने कहा कि जो आखिरी आपका पॉइंट है, 21वां पॉइंट पे और बीच में भी है, ये शिल्पकार समाज कलाकारों का समाज है। भगवान के घर बने ना हो, भगवान के घर भी हमने बनाए हैं, इंसान के घर भी हमने बनाए हैं, लेकिन अपने पास घर ना हो ये अलग बात है। लेकिन आप सबसे भी याद करना चाहता हूँ, आपको याद हो या ना हो, मैं महेश जी की किताब को पढ़ रहा था, उनका परिचय, उनके अलग अलग पदों में उन्होंने काम किए हैं। एक पद है हरिप्रसाद, वो सदस्य रहे हैं हरिप्रसाद टमटा शिल्प उन्नयन संस्थान के। 100 करोड़ का भारत सरकार, राज्य सरकार का बजट था। हमारी नेता सोनिया गांधी खुद आई थी। गरुड़ा बाज में क्या कहते हैं, उसका कहते हैं शिलान्यास हुआ था, आज बन गया होता अजय या मुख्यमंत्री उसका लोकार्पण करते। ये संस्थान था, यूनिवर्सिटी थी। हमने कल्पना की थी कि ये उत्तराखंड के कलाकार लोग हैं, ये दुनिया के कलाकार लोग हैं। एक इतिहास के प्रोफेसर है डॉक्टर MP जोशी, उन्होंने मुझसे कहा था, प्रदीप ये जो ताम्र के उल्लखन की कला है, विज्ञान है, ये उत्तर प्रदेश के मैदानों अंचलों से पहले उत्तराखंड के लोगों को मालूम थी कि यहीं से जमीन से हमने लोहा निकाला, तांबा निकाला, गोल्ड निकाला। यही तो केमिस्ट्री के लोग पढ़ते हैं ना कि गोल्ड, कॉपर, सिल्वर एक साथ होते हैं। ये वो लोग थे, उनकी कलाएं थी, ये नृत्य की कलाएं, जो झोड़े हैं, जो गीत है, संगीत है, जिस पर लोग थिरकते हैं, ये हमारे तो लोगों के हैं। ये दस्तकारी, ये सुंदर सुंदर घरों में पुराने मकान, राजाओं के महल, इस अल्मोड़े की दुकानों में जो सबसे बड़े, जहां विवेकानंद रहे थे, वो खुलाएं किसने की थी? इसी शिल्पकारों ने की थी। उनके लिए ये संस्थान बनना चाहिए था। आज उसके चेयरमैन मेरे साथ ही पूर्व विधायक आप ही की पार्टी में नारायण राम जी है। मैं चाहूंगा कि राज्य की सरकार, मैंने मुख्यमंत्री से पिछली बार सालम में आए थे, कहा था इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए, आज वो छूट गया है। तो इसलिए सबसे कहूंगा कि गरुड़ा बाग में जो ये उत्तराखंड शिल्प उन्नयन संस्थान था हरिप्रसाद टमटा जी के नाम पर, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम सबको काम करना है। अंत में इस बात के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। आपके बहुत से मुद्दे हैं, आपके बहुत से बात। आज इस राज्य के अंदर बैकलॉग के पद कम हैं, भरे नहीं गए हैं। आज इस राज्य के अंदर
जो प्रमोशन में आरक्षण है देश के संविधान में होते हुए भी लागू नहीं किया जा रहा है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ा है। यहाँ की हाई कोर्ट ने कहा था राज्य की सरकार को इसको लागू करो, देश के हमारी प्रदेश के साथ सुप्रीम कोर्ट में चली गई, उसने भी कहा लागू हो सकता है, संविधानिक है, आपकी मर्जी है, लागू करो या ना करो। मुकेश जी भी यहाँ पर है, अजय जी भी यहाँ पर हैं, एक दिल्ली में है, एक यहाँ देहरादून में है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है अपनी अपनी सरकारों को मनाने की, ये लड़ाई हमारी है। आज इस देश के अंदर 2 आर्टिकल है, 15(4), 16(4)(a), 15(4)(a) संविधान का हिस्सा है, जिसमें कहा है इस देश की तमाम निजी संस्थाओं में, केंद्रीय इंस्टीट्यूशन में आरक्षण लागू होना चाहिए एडमिशन में। आज वो लागू नहीं हो रहा है। अब भूल जाइए मेडिकल की परीक्षा, इंजीनियरिंग की परीक्षा इतनी महंगी हो चुकी है। आपने पढ़ा लिया, आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आपके सामने कष्ट आ जाए 1 करोड़ रुपए फीस देने की। बेटी को पढ़ाऊं या बेटे को पढ़ाऊं, 2 बेटे मैं किसको पढ़ाऊं? और इसलिए हमने कहा था प्राइवेट से आरक्षण होना चाहिए। आज हमारे नेता तो राहुल गांधी ने कहा हम इसको लागू करेंगे। एक दूसरा उससे भी बड़ा सवाल है जिसको इस देश सुन नहीं रहा है, कोई मान नहीं रहा है, और मैंने कहा भी वो 16(4)(a) है। अरे जब हलवा बढ़ता है सब कह रहे हैं, बांटने वाले दिल्ली में जो बड़े बड़े सेक्रेटरीज में है वहां शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कहीं नहीं दिखते। हम कहां पर है? ये भी 16(4)(a) इस देश के संविधान का हिस्सा है, इसलिए प्रमोशन में आरक्षण लागू होना चाहिए। ये संविधान की जो कसम हम खाते हैं 15(4)(a) और 16(4)(a), आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये मैं राजनीति की बातें नहीं कह रहा हूं। इस संविधान में जो लिखी बातें हैं और जिसको डोली डाला सम्मेलन में स्वर्गीय हरिप्रसाद जी ने हमको अंदर से तक सवारा था, सदियों संत याद दिलाया था। शिक्षा और प्रशासन में जब तक तुम्हारी भागीदारी नहीं होगी, समाज को बांटने में बढ़ाने में आपकी हिस्सेदारी नहीं होगी, नीतियों को बढ़ाने में आपके हिस्सा दिया, आज उसको लागू करने की जरूरत है। और अंत में जो इस देश का संविधान कहता है जाति नामक जो संस्था है, मैं शिल्पकार में पैदा हुआ, ये मेरा दोष नहीं है। मनोज ब्राह्मण जाति में पैदा हुए, ये उनका भी दोष नहीं है। ये जातियां जिन्होंने बनाई, बड़ा और छोटा, इस भेद के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। और आपकी गीता सारे शिल्पकार सभा दलित भाई के लोगों और इस देश के लोग भी सोच लो, अगर हिंदुस्तान को एक लोकतांत्रिक देश बनाना है, अगर हिंदुस्तान को अमेरिका चीन के साथ खड़ा होना है, जब तक जातियों का विनाश नहीं होगा, जब तक जाति नामक संस्था इस देश में रहेगी, अब एक इंच आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये जातियों नहीं आरक्षण की व्यवस्था होगी। मंदिरों में पुरोहित वर्ग का अधिकार एक जाति का है, चारू शंकराचार्य एक ब्राह्मण जाति के हैं। इस राज्य ने यूसीसी पालित किया, तो क्यों नहीं मंदिरों से लेकर जो भी सरकारी प्राप्त मंदिर है, पुरोहित वर्ग की परीक्षा लेकर के हर किसी को आगे बढ़ने का काम नहीं दिया। हम स्वर्गीय खुशीराम जी के बदौलत आज अपना संस्कार हम खुद करते हैं। इस देश में पहला राज्य होगा, पहला समाज होगा जिनके पुरोहित वो खुद हैं, खुद यजमान है और खुद पुरोहित है। आज इसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हम कहते हैं जातिवाद कब समाप्त होगा? जब तक जातियां रहेंगी, जातिवाद रहेगा। और इसलिए इन सब के खिलाफ भी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आइए, एक नए हिंदुस्तान की जरूरत है, एक ऐसा हिंदुस्तान जो सबका हिंदुस्तान है, जिसकी कल्पना स्वर्गीय हरिप्रसाद टमटा जी ने की थी। सेना की भर्ती उन्हीं ने तो शुरू करवाई थी। डॉक्टर अम्बेडकर के दादाजी ने वहां शुरू करे महर में। हमसे जीता है हिंदुस्तान अंग्रेजों ने। बिहार में आए तो दुसाधु को सेना में भर्ती किया गया, हिंदुस्तान की सेना में भर्ती नहीं होते थे। पेशवाओं ने महर लोगों को सेना में भर्ती से मना कर दिया, जबकि शिवाजी के दौर में हम सैनिक थे, अंग्रेजों ने हमको सैनिक बनाया। हमने जीता इस देश को, हम याद करते हैं। लेकिन हमको आज के देश में संकट 2 ही लोगों पर है, दलितों पर संकट है
माइनॉरिटी व मुस्लिम पर संकट है, जिनकी बदौलत इस देश में लोगों ने राज किया। आज उन पर हमला हुए, आप सब लोग भी आगे आइए। भगवान के द्वार भी आपके लिए तभी खोले जब 26 जनवरी को 1950 का इस देश का संविधान लगा। और हरिप्रसाद टमटा जी की बड़ी विरासत है, वो मंदिर नहीं गए, उन्होंने जनेऊ धारण नहीं किया, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकारों के खुशीराम जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहे। इसलिए आज आपको नए हरिप्रसाद मुंशी बनना है, आज आपको नई खुशीराम बनना है। आज आपको अपने समाज के उन तमाम लोगों के साथ जिनके साथ जुल्म हो रहा है, क्या जातियों का कास्ट की जो हिंसा इस उत्तराखंड में नहीं हो रही है? यही धरती है अल्मोड़े की जहाँ जगदीश की हत्या कर दी गई। क्या कसूर था उसका? दो नौजवानों ने फैसला किया जिंदगी की 7 कदम साथ चलेंगे, हत्या कर दी गई। अंकिता को सब याद करते हैं, हम भी याद करते हैं। गुनाहगार की सजा के लिए हम हर जगह आंदोलन में, मैं भी उसके गांव में गया, मेरे चमोली के साथी आए हैं यहाँ पर। थराली के हमारी बेटी पिंकी को कोई याद नहीं करता, ना हमारे शिल्पकार बंधु याद करते हैं, उसको भी मार दिया गया। चंपावत में हमारी बेटी बबीता पढ़ी लिखी थी, तैयारी करी थी कमीशन की, शादी के लालच में शादी जिहाद करने वालों ने इसी समाज के ने उसको फंसाया है। जब उसने कहा शादी करो, मना कर दिया, उसकी हत्या कर दी गई। उत्तरकाशी है, हरिद्वार है, क्या दलितों के ऊपर उत्पीड़न कम हो रहे हैं? खुशफहमी में मत रहिए। धूलीडाना की सम्मेलन के बारे में उत्सव की जगह अपने भविष्य के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, एक लोकतांत्रिक भारत के बारे में सोचिए, एक धर्मनिरपेक्ष भारत के बारे में सोचिए, एक ऐसे भारत में जिसको सबको साथ चलने का अवसर मिल सके। और क्योंकि हम तो सबसे नीचे हैं, जमीन के नीचे हैं, अगर हम सबके साथ खड़े ही नहीं होंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। एक बार फिर मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उस डोली डाल के 100 साल के सम्मेलन के बहाने उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों से हमारे समाज के प्रबुद्ध लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया है। ये एक व्यक्ति नहीं है, ये लाखों के प्रतिनिधि है। ये जाएंगे, अपने आने वाले भविष्य के बारे में नए सिरे से सोचेंगे। ये भविष्य आपके हाथों में निर्भर है। एक बार पुनः अपनी बात को समाप्त करते हुए हरिप्रसाद टमटा जी, स्वर्गीय खुशीराम जी, उन तमाम जयानंद भारती जी, उन सबको हृदय से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।